हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैं लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया पे करंट अफेयर, तो उसी की कड़ी में आज मैं अगला करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आज डेट है 11 जून, ठीक है। तो आज का हमारा पहला करंट है और आज का जो करंट है वो आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिफेंस, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उससे भी संबंधित है, ठीक है। आपका जैसे आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है 4 अक्टूबर को यूपीएससी का, उसी को देखते हुए मैंने आज इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी कुछ करंट निकाला है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला करंट है ऑपरेशन डेजर्ट चीज़। ऑपरेशन डेजर्ट चीज़, जैसा आप ये समझ रहे हैं, डेजर्ट यानी डेजर्ट भारत में कहाँ है? डेजर्ट भारत में राजस्थान में है। तो ये ऑपरेशन डेजर्ट कहाँ चला? राजस्थान में चला। क्यों? अभी आपने हालिया में सुना होगा कि जयपुर में अभी 2 आईएसआई, भारत के 2 आईएसआई एजेंट पकड़े गए हैं। एक स्नाइपर सेल्स जैसा काम करते थे, आईएसआई के लिए काम करते थे, तो उन्हें पकड़ा गया है किस ऑपरेशन से? ऑपरेशन डेजर्ट के तहत, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी किसके तहत हुई है? ऑपरेशन डेजर्ट के तहत। अब आप ये कहेंगे कि ऑपरेशन डेजर्ट क्या है? तो ऑपरेशन डेजर्ट एक एंटी जासूस, यानी जासूसों को पकड़ने के लिए 2019 में भारतीय सुरक्षा इंटेलिजेंस, सैन्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और इसके क्या है कि इसके अंतर्गत जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम एक्ट है 1923, ठीक है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम एक्ट 1923 के अंतर्गत यदि कोई भारतीय नागरिक या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, भारतीय सेना की सैन्य कर्मचारी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना लीक करता है तो उसे, उस पर कौन सा एक्ट लगता है? 1923, ठीक। तो आपके लिए इसे जानने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये कब बना इसके बारे में, तो सैन्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, सैन्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, ठीक है। कब बना था? 2019 में, ठीक। इसके बाद हालिया में चर्चा में क्यों है? हालिया में चर्चा में है राजस्थान के जयपुर में 2 जासूस पकड़े गए हैं इसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑपरेशन टुपैक, ऑपरेशन इसी जैसे ऑपरेशन डेजर्ट है, डेजर्ट चीज़ है, वैसे ही एक ऑपरेशन टुपैक है, उसको भी देखते हैं। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन टुपैक। ऑपरेशन टुपैक, ऑपरेशन टुपैक क्या है? ऑपरेशन टुपैक है आईएसआई के द्वारा भारत में चलाया जाने वाला एक ऑपरेशन, यानी एक आईएसआई क्या चलाती है? ऑपरेशन टुपैक चलाती है। इसमें आईएसआई क्या करती है? भारत, उसके 3 मेन पर्पस हैं। एक तो भारत का विघटन करना, दूसरा नेपाल और बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं छूटी हुई हैं उनका लाभ उठाकर उन पर ठिकानों को स्थापित करना, उन पर क्या करना? ठिकाने स्थापित करना, और तीसरा जासूसी नेटवर्क तैयार कराना। तो आईएसआई का ऑपरेशन टुपैक किसका है? आईएसआई का, ठीक। समझना इस बात को, किसका है? आईएसआई यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का। और आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेज क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट भारतीय सेना का एनआई जासूसी फोरम था जो भारत में छिपे आईएसआई के एजेंट को पकड़ने के लिए चलाया गया था। हाल ही में चर्चा इसलिए आया क्योंकि जयपुर में 2 जासूस पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आज का पहला न्यूज़, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, फैक्ट वाइज पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
कि 1923 एक्ट के अंतर्गत, यानी भारत अधिकार गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत इसमें पकड़ा गया था। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं आज की अपनी इकोनॉमिक की न्यूज़ के पास। तो इकोनॉमिक की न्यूज़ पे आज हम बात करेंगे, एक आपकी फिंच एजेंसी है और एक आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी है, यानी ये दोनों चर्चा में रही, फिंच एजेंसी और आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी। जैसे आपको एक बार मैंने बताया था 2 दिन पहले, एक न्यूज़ जो आई थी मूडीज़ एजेंसी, उसने भारत की ग्रोथ रेट गिरने के कारण भारत की रेटिंग को कम कर दिया था। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो किसी भी देश में, और इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये अपने देश में क्या करती हैं, ये देश में ये बताती हैं कि उस देश की ग्रोथ रेट कितनी है और उस देश में इन्वेस्टमेंट का रुख कैसा रहेगा। तो इनकी जो रेटिंग आती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग बात करते हैं आज पहले फिंच एजेंसी। तो फिंच एजेंसी ने एक भारत को राहत देने वाली घोषणा की है, राहत देने वाली खबर दी है कि भारत की जीडीपी अगले वित्तीय वर्ष में, अगले फाइनेंशियल ईयर में कितनी हो जाएगी, 9.5% से ग्रोथ करेगी। ठीक है, ये खबर किसने दी, ये एजेंसी फिंच ने बताई है। ठीक है, और स्टैंडर्ड और पुअर ने क्या बताया, स्टैंडर्ड और पुअर ने ये बताया, मतलब बताया तो उसने कुछ खास नहीं, लेकिन भारत की रेटिंग को BBB नेगेटिव ही बरकरार रखा है। कितनी बरकरार रखा है, BBB नेगेटिव रेटिंग को। भारत की रेटिंग कितनी रखी है, BBB नेगेटिव। और फिंच ने क्या किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में, यहाँ पे ध्यान रखना, अगला वित्तीय वर्ष, अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी कितनी होगी, 9.5। अब इसके लिए जानना ये जरूरी है क्योंकि इसने लास्ट ईयर पहले ही घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 आया नहीं था, लेकिन उससे पहले ही बता दिया था कि 2021 में जीएसटी जो 2019 और 20 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 5%। तो लगभग उतनी ही वेरी की है, 4.2 के समथिंग। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये आज आपकी किसकी खबरें हैं, ये रेटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अपने अगले करंट की तरफ चलते हैं। तो अगला करंट है हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित। इकोलॉजी से संबंधित हमारा है जैव विविधता पार्क। क्या है, जैव विविधता पार्क। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अगर हम बात करें, और हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में एक पार्क बनाया गया है। किसके लिए, जैव बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं जैसे जीव जंतुओं को एक, जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में वनस्पतियां भी बहुत हैं, विविधता भी बहुत है। तो वनस्पतियों को लेते हुए, वन संसाधनों का प्रयोग करते हुए और प्राणियों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बरकरार रखा जाए विविधता को। ठीक है, अगर हम ओरली बात करें तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने डिस्क्रिप्शन आंसर के हिसाब से देखें तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे ये आएंगे कि वाई वी शुड यूज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका ये है कि इसके पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान विखंडन और आवास क्षरण को रोकने के लिए क्या किया गया, जैव विविधता पार्क बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ बनाया गया, उत्तराखंड में। और ये घोषणा, ये कब इसकी शुरुआत वो की गई है, उद्घाटन, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था अपने 5 जून को। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी अगली करंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है आज का, अगला हमारा न्यूज़ है आपकी सोशल इशू से संबंधित। तो हमारी सोशल इशू से संबंधित ये है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रवासी श्रमिकों को भी लाभान्वित करने के लिए उनमें रखा गया है। क्या रखा गया है, प्रवासी श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ठीक,
क्या है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना आपको पता है कि भारत सरकार ने एक भारत के नागरिकों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जिनकी आय कम है, ठीक है, उनके लिए बनाई है एक स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जिसमें क्या है, जो प्रति वर्ष 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस देता है भारत के नागरिकों को। ठीक है, तो इसमें लगभग 5 लाख का इंश्योरेंस देता है। और अब इसमें किसे जोड़ा गया है, अब इसमें भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को भी जोड़ा है। ठीक है, अभी तक भारत सरकार ने इसमें आयुष्मान भारत से लाभान्वित लोगों के लिए कितनी, लगभग 53 करोड़ लोगों को इसमें रजिस्टर्ड किया है कि हम 53 करोड़ लोगों को इसमें कवर अप करते हैं। कितना, 5 लाख का प्रतिवर्ष क्लेम क्या, मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक, ये आपकी आज की सोशल इशूज़ के संबंधित एक न्यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आपकी हेल्थ से संबंधित है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। FSSAI सूचकांक, FSSAI सूचकांक। FSSAI सूचकांक क्या है, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। क्या है ये, भारतीय खाद्य फूड सेफ्टी, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अथॉरिटी। ठीक, इसमें क्या बताया गया, इसमें इसने एक लिस्ट जारी की है कि कौन सा स्टेट FSSAI के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं खाने की चीज़ों के संबंधित। तो अगर हम बात करें तो FSSAI के सूचकांक जो हैं, पहले हम सूचकांक को देख लेते हैं कौन कौन से इसके मापदंड हैं। तो इनके 5 मापदंड हैं। कितने मापदंड हैं, 5। तो 5 मापदंडों के अनुसार उन्होंने अपना राज्यों की सूची जारी की है। तो इसका पहला मापदंड है आपका खाद्य परीक्षण सुविधाएं, कि आपके राज्य में खाद्य परीक्षण सुविधाएं कितनी हैं, खाद्य परीक्षण सुविधाएं। उसके बाद बात आती है आपकी मानक संसाधन और संस्थागत डेटा, मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा। ठीक है, इसके बाद अपना थर्ड वन है आपका अनुपालन, कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और फोर्थ वन है आपका प्रशिक्षण और लास्ट वन है आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण, यानी उपभोक्ता कितने जागरूक हैं। तो ये 5 मापदंड माने गए हैं, रखे थे किसने, FSSAI ने, यानी भारत फूड सेफ्टी प्राधिकरण, मानक प्राधिकरण ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम राज्यों की बात करें, किस राज्य का बेहतर प्रदर्शन रहा, तो बेहतर प्रदर्शन आपका रहा गुजरात का। उसके बाद आता है फर्स्ट रैंक गुजरात, नेक्स्ट आपका तमिलनाडु और थर्ड वन आपका महाराष्ट्र। ये तो मेन स्टेट हैं जिनका एरिया, पॉपुलेशन सब ज़्यादा है, तो उन स्टेटों की पोजीशन ये रही। अगर यहीं हम छोटे स्टेटों की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें, तो छोटे राज्यों में पहली रैंक अगर हम देखें तो गोवा को दी गई है, दूसरी रैंक देखें तो मणिपुर को दी गई है, थर्ड रैंक देखें तो मेघालय को दी गई है। ठीक है, छोटे राज्यों की पोजीशन ये रही है। ठीक, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है चंडीगढ़ का। उसके बाद बात आती है दिल्ली की, और उसके बाद है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, FSSAI के द्वारा जारी की गई लिस्ट। यहाँ पर एक बात और याद रखना कि FSSAI ने आज जो ये लिस्ट, ये जो इंडेक्स जारी किया है, इसके साथ साथ एक कोविड-19 के कारण एक ई बुकलेट भी जारी की है। क्या की है, ई बुकलेट भी जारी की है। ठीक, अगर हम इसकी FSSAI की आज की थीम की बात करें, थीम रही है, अभी छूट रही थी,
थीम की अगर बात करें तो इसका थीम थी आज खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय, सबका व्यवसाय। क्या है? खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय। ठीक, इसके बाद अगर हम आज का अपना अगला करंट देखें तो हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है बैट, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। क्या है? बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो इसमें क्या किया गया है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स में, बीएटी में, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स की। तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या था? बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये बता रहा था कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर सारस्वत, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी घरेलू उद्योग को अगर हमें मजबूत करना है तो एक टैक्स लगाना चाहिए जो टैक्स कस्टम ड्यूटी से अलग हो। क्या हो इस टैक्स में? ये टैक्स एज ए बैट के रूप में होगा, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ठीक, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि विदेश से आने वाला जो आपका माल इंपोर्ट करते हैं वो क्या होगा, उसका रेट हाई हो जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि भारतीय सामान को इसमें प्रतिस्पर्धा करने में हेल्प मिलेगी। अब आप ये कहेंगे क्या सिस्टम है इसमें? तो इसमें ये है कि भारत में जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कहना है कि इसको इसलिए लगाना चाहिए, जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ की लाइट टैक्स या फिर विद्युत शुल्क, मंडी कर और आपकी इन्वायरमेंट टैक्सेस और शुल्क और अन्य टैक्सेस के कारण उनके प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और उसकी अपेक्षा जो आयाती इंपोर्टेड माल होता है उसका टैक्स कम रहता है, उसकी लागत कम होती है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा सस्ते में मिलता है। तो अगर भारत को अपने माल को भारत के बाजार में बेचना है तो उन पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाए। क्या लगाए? अतिरिक्त टैक्स। वो क्या होगा? बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, जो किस पे लगेगा? आयातित वस्तुओं पर। ठीक है, किस पर लगेगा? आयातित वस्तुओं पर। इसके बाद अगर हम बात करें, आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाएगा और ये आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा, आयात शुल्क के यानी कस्टम ड्यूटी से अतिरिक्त। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? आज का बैट हुआ। इसके बाद हम बात करें किसान उत्पादक संगठन। अगला हमारा है किसान उत्पादक संगठन। अब किसान उत्पादक संगठन क्या है? यानी किसान उत्पादक संगठन, ये क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है? देखो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? छोटे और सीमांत किसान को, ठीक है, पहले आप यही समझ लें, एफपीओ क्या है? छोटे और सीमांत किसानों को एक समूह होता है जो क्या करता है? जो संगठन कृषि से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है। ठीक है, जैसे कई लोगों का एक जैसे स्वयं वो होता है हेल्पिंग ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, उसी प्रकार किसानों का एक समूह मानो आप, तो वो क्या करता है कि सारे किसानों, छोटे से किसान मिलकर एक संगठन बना लेते हैं जो कृषि में आपकी बीज, आपकी खाद, आपके पानी और आपके उत्पादन के बाद आपकी उपज के लिए अब बाजार, इन सारी संकटों के, इन सारी समस्याओं के समाधान को एक छत के नीचे मिलकर दूर करने की बात करते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि हम ऐसे एफपीओज को क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो उनका ये कहना है कि इस वर्ष, यानी इस वर्ष बजट में कहा गया था 3500 एफपीओज तैयार किए जाएंगे। ठीक है, और अगले 5 वर्षों में हमारा टारगेट कितना है? 10,000। अगला हमारा टारगेट कितना होगा? 10,000 एफपीओज बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगली करें न्यूज़ की तरफ चलें तो हमारा अगला आज का न्यूज़ है तुरंत कस्टम।
क्या है? तुरंत कस्टम। आज हम कस्टम की ज़्यादा बातें करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुरंत कस्टम की। क्या है? तुरंत कस्टम। तुरंत कस्टम क्या है? तुरंत कस्टम केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क के द्वारा, शुल्क बोर्ड द्वारा लगाया गया एक टैक्स है। अभी ये फ्लैगशिप टैक्स के रूप में लगाया गया है केवल 2 जगह। किस 2 जगह? चेन्नई और बंगलौर। कहाँ लगाया गया? चेन्नई और बंगलौर में। और इस टैक्स में क्या है? इस टैक्स में ये है, जैसे आप कोई माल इंपोर्ट कर मंगाया है आपने, तो आपको वहाँ आपकी उपस्थिति के बिना ही, अगर ऑफिसर उपस्थित नहीं है तो वो चेन्नई में बैठे ही बंगलौर में आए हुए माल को क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, हैंड ओवर करने का। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? आपका फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो तुरंत आपको क्या करेगा? आपका माल आपको दे देगा। ठीक है, और किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। ठीक, और इसके बाद इसमें यह कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक पूरे भारत में, कहां पर? पूरे भारत में। ओके, तो ये रहा आपका आज का तुरंत टैक्स। इसके बाद बात करते हैं आपने आज के लास्ट करंट पर। तो हमारा आज का लास्ट करंट है विश्व प्रत्यायन दिवस। क्या है? वर्ल्ड प्रत्यायन दिवस। विश्व प्रत्यायन दिवस ये होता है आपका 9 जून को। अगर हम इसकी थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी प्रत्यायन, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। क्या थी? इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। थीम क्या थी? प्रत्यायन, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 जून को। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शीघ्र ही शुरू कर रहा हूँ आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए एक करंट या पीटी स्पेशल क्लासेस। ठीक है, तो उस क्लासेस को मैं आपको कल से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और इसका पीडीएफ देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।